शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला क्या होता है, खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार का होता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। मेनली 3 टॉपिक पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला एवं उसके प्रकार, फिर खाद्य जाल और दोनों में फिर अंतर। समय बचा तो हम लोग 2-4 परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ठीक है, फूड चेन किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। ध्यान से समझना, पारिस्थितिक तंत्र में जितना भी पोषण स्तर था, T1 हो चाहे T2 हो चाहे T3 हो चाहे T4 हो, जितना भी पोषण स्तर है आपस में खाया एवं खाए जाने वाले संबंध के तहत आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और एक, ध्यान से समझना, एक रेखीय क्रम का निर्माण करते हैं, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन। क्या बोल रहा हूं, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित पोषण स्तर, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित पोषण स्तर एक निश्चित क्रम में अरेंजमेंट होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है कि नहीं। और ये जो निश्चित क्रम में जुड़े ही होते हैं, जिसके अंतर्गत वो खाया एवं खाए जाने वाली प्रक्रिया, ठीक है, को संपादित करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। जैसे कि घास है, इस घास को कौन खाएगा, खरगोश खाया, ठीक है, इस खरगोश को कौन खा सकता है, लोमड़ी खा सकता है, इस लोमड़ी को कौन खा सकता है, आपका बाघ खा सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, इसको खाने वाला ये है, इसको खाने वाला ये है, हर एक पोषण स्तर एक दूसरे से संबंधित है और एक निश्चित क्रम में है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका खाद्य श्रृंखला। यहां तक क्लियर है कि नहीं। इसके बारे में सबसे पहले लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्लियर है ना। और इसने दिया था 10% का नियम। कितने परसेंट का नियम, 10% का नियम, कि जो प्राथमिक पोषण स्तर है इसमें जितना एनर्जी है इसका मात्र 10% ही, इसका मात्र 10% ही अगले पोषी स्तर में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जैसे कि मान लो ये प्राथमिक पोषण स्तर में घास है, इसके पास एनर्जी कितना है, 20,000 किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, ठीक है ना, 1 आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 किलो कैलोरी जूल है। तो 20,000 का 10% कितना होगा, मात्र 2,000। तो यदि ये घास को खाएगा खरगोश, तो खरगोश को कितना एनर्जी मिलेगा, इसका केवल 10%। तो 20,000 का 10% कितना मिला, 2,000। फिर इसको कोई खाएगा तो इसके में ऊर्जा का कितना प्रवाह होगा, इसका 20%, तो कितना आ जाएगा, 2,000 का 20% 200। फिर 200 का 20% कितना आएगा, 20। समझ आ रहा है ना। तो सबसे जो सर्वोच्च उपभोक्ता रहेगा उसको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगा इस घास का। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं लिंडमैन का 10% का नियम। ठीक है, किसके लिए लागू होता है, ये फूड चेन के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, फूड चेन के लिए। समझ आया कि नहीं। तो क्या बोल सकते हो, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर के साथ एक क्रमबद्ध रूप से एक रेखीय संरचना में क्या होता है, व्यवस्थित होता है तथा खाया एवं खाए जाने वाली प्रक्रिया को संपादित करता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के बारे में सर्वप्रथम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्लियर है। सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। इस हरे पेड़ पौधे को कौन खा सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता, तथा इनको अंत में कौन खा सकते हैं, अपघटक। कौन आ जाएगा, अपघटक। इस प्रकार से एक रेखीय श्रृंखला का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। यहां तक क्लियर है कि नहीं। खाद्य श्रृंखला एक ऐसा श्रृंखला है जिसमें ऊपर आने वाला जीव नीचे वाले जीव को खाता है, या नीचे वाला जो जीव है उसको ऊपर स्थित जो जीव है उसके द्वारा खाया जाता है। क्लियर है कि नहीं। ये सब विशेषता बता सकते हो कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान समझना, खाद्य श्रृंखला के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, खाद्य श्रृंखला के प्रकार के बारे में। अच्छा, मैं यहाँ पर भले अपघटक को लिख दिया हूं, लेकिन याद रखना अपघटक को खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। अपघटक को मोस्ट टाइम भी पॉइंट लिखो कि अपघटक को खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, बताओ क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि देखो, घास खत्म होगा, सड़ेगा, गलेगा, उसके ऊपर फिर अपघटक आ जाएगा। खरगोश खत्म होगा तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, अपघटक। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब हर खाद्य श्रृंखला का समापन कौन कर सकता है, खुद अपघटक कर सकता है। इस कारण कभी भी अपघटक को खाद्य श्रृंखला में शामिल किया नहीं जाता। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं। अच्छा, खाद्य श्रृंखला में जो पोषण स्तर है कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। इसमें मैं 5 पोषण स्तर दिखाया हूं, किसी में 6 पोषण स्तर हो सकता है, किसी में क्या पता 2 ही पोषण स्तर हो सकता है या 3 हो सकता है।
समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब हर एक खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा खाद्य श्रृंखला है? ये पहला खाद्य श्रृंखला, ये स्थलीय हो गया। कैसा खाद्य श्रृंखला हो गया? स्थलीय। मान लो मैं जल का खाद्य श्रृंखला बताया, तो जल का खाद्य श्रृंखला कैसे भैया? जैसे कि जल है, जल में क्या रहता है आपका? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन। पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा? स्मॉल फिश खाएगा, छोटी मछली। स्मॉल फिश को कौन खाएगा? बड़ी मछली। लार्ज फिश, बड़ी मछली को और उससे ज्यादा बड़ा, लार्जर फिश, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना? चलो, और इस फिश को कौन खा सकता है आपका? बाज, ईगल। कौन खा सकता है? ईगल। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मछली को कौन खा सकता है? सील। समझ आ रहा है कि नहीं? या इसको क्रोकोडाइल भी तो खा सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो याद रखना है आप लोगों को कि इस तरीके से आप लोग खाद्य श्रृंखला बना सकते हो। एग्जांपल अपने हिसाब से दे सकते हो। सबसे ज्यादा लंबा खाद्य श्रृंखला कौन सा रहता है? जलीय रहता है। कौन सा? जलीय, क्योंकि बहुत सारा मछली है, जूप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन, तो एक मछली को दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके मछलियों का ही पोषण स्तर 4-5 टुक बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? खाद्य श्रृंखला के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार का खाद्य श्रृंखला होता है? तो मेनली कितने प्रकार का खाद्य श्रृंखला होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का खाद्य श्रृंखला होता है आपका? 3 प्रकार का। सबसे पहला खाद्य श्रृंखला है आपका परभक्षी, या इसी को बोलते हैं चारण आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन, GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो रहता है वो शुरुआत होता है किससे? हरे पौधे से। शुरुआत कहां से होता है? हरे पौधे से। हरे पौधे से फिर कहां जाएगा? शाकाहारी जंतुओं में। और शाकाहारी जंतुओं से कहां खत्म होता है? ये मांसाहारी जंतुओं में। कहां खत्म होता है? मांसाहारी जंतुओं से। या फिर ऐसा भी बात कर सकते हो कि ये छोटे जीवों से शुरू होता है और खत्म होता है कहां? बड़े जीवों में। कहां खत्म होता है? बड़े जीवों में। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जांपल तुम लोगों को दिया था, घास है। घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। घास को कौन खा लिया? टिड्डा। टिड्डा को कौन खा सकता है बोला था मैं? मेढक। मेढक को कौन खा सकता है आपका? सांप। सांप को कौन खा सकता है आपका? मोर। तो यहां पास देखो तो ट्रॉफिक लेवल T1, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5 बन गया। समझ आया कि नहीं? तो एग्जाम्पल तुम लोग दे सकते हो, ठीक है ना? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला मैदान का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दे सकते हो, या फिर तुम्हारा जल का पारिस्थितिक तंत्र जो अभी जस्ट पहले बताया था, जल का पारिस्थितिक तंत्र, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो पहला समझ आया कि नहीं? अच्छा, जो खाद्य श्रृंखला जितना ज्यादा लंबा होगा उसमें जो अंतिम पोषी स्तर रहेगा उसको ऊर्जा सबसे कम मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब ऊर्जा का मात्रा धीरे 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 हर पोषण स्तर के साथ साथ क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी उस खाद्य श्रृंखला में रहेगा जिसमें पोषी स्तर का संख्या क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पहला खाद्य श्रृंखला, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। दूसरा देखिए क्या? दूसरा है परभक्षी के बाद परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी आहार श्रृंखला या परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी आहार श्रृंखला या परजीवी खाद्य श्रृंखला, इसको बोलते हैं हम लोग पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन का एक विशेषता है, ठीक है, कि ये खाद्य श्रृंखला भी पौधे से शुरू होगा, ठीक है ना? और पौधे से शुरू होता है फिर शाकाहारी की ओर जाता है, शाकाहारी से फिर किधर जाता था? मांसाहारी से की ओर जाता है। लेकिन ये क्या होगा? पौधे से शाकाहारी, शाकाहारी से फिर मांसाहारी की ओर जाएगा क्या? नहीं। ये कैसे चलेगा? ध्यान समझना। पौधा है, बड़े जीव है, बड़े जीवों से छोटे जीव की ओर जाएगा। बड़े जीव से किधर चला जाएगा? छोटे जीवों की ओर, छोटे जीव की ओर। कैसे? जैसे पौधा है, इस पौधे में उपस्थित जो फल था, ठीक है ना, उसको कौन खाया? पक्षी खाया। कौन खाया? पक्षी। अब पक्षी को खाने वाला कोई नहीं था, पक्षी खत्म हो गया, तो इसको कौन खा लिया? अब घटक खा लिया, या कोई परजीवी खा लिया। अब घटक ना लिख करके क्या लिख देते हैं? परजीवी।
अब घटक में तो फंजाई और वो आ जाएगा, शामिल नहीं करते। परजीवी जैसे जू वगैरह उसके ऊपर अटैक कर दिया, लीच अटैक कर दिया, ऐसा टाइप का जी परजीवी समझ रहे हो ना, जो उसके बॉडी के ऊपर रहता है। जैसे कि ये ऐसा समझो, आसानी से बन सकता है। देखो ये कोई चिड़िया है, ठीक है, मस्त चिड़िया है ये देखो, ठीक है। तो ये जो चिड़िया है ध्यान से समझना, ये चिड़िया फल को खाई, ठीक है। अब ये फल को खाई, ये पेड़ पौधे में था, बड़ा पेड़ पौधा है, उसको कौन, चिड़िया, चिड़िया छोटा जी। अब इस चिड़िया के ऊपर भी तो परजीवी रह रहे होंगे, जीवित अवस्था में ही होंगे, इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे लगे होंगे, तो वो इससे पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो किधर जा रहा है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर बड़े जीवों से छोटे जीवों की, और लास्ट में कौन उपस्थित है, आपका परजीवी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पैरासाइटिक फूड चेन। क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक फूड चेन। जैसे गाय है, गाय के शरीर में क्या है, आपका कृमि है, क्या है, कृमि। और कृमि क्या होता है, परजीवी होता है। गाय के पेट में मान लो कृमि है जी, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तुम्हारे पेट में भी हो सकता है, तो तुम्हारे शरीर के अंदर भी एक खाद्य श्रृंखला तो चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फूड चेन। क्या बोल देते हैं, पैरासिटिक फूड चेन। क्लियर है कि नहीं। कितना प्रकार हो गया आपका, दो। एक हो गया क्या आपका चारण खाद्य श्रृंखला, फिर दूसरा क्या हो गया आपका पैरासिटिक फूड चेन। क्या हो गया, पैरासिटिक फूड चेन। अब बात करते हैं तीसरा खाद्य श्रृंखला, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी, मृतोपजीवी या अपरद खाद्य श्रृंखला। डेट्राइटस फूड चेन। क्या बोलते हैं, डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी। क्या बोलते हैं इसको, डीएफसी। पहला वाला क्या था, जीएफसी, फिर क्या था, पीएफसी, अब क्या गया, डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है ना। जो कि क्या होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होता है और खत्म हो जाता है किसमें, कवक या बैक्टीरिया में। जैसे कि पेड़ पौधा गिर गया, हवा तूफान आया, गिर गया, नष्ट हो गया, अब वो अपघटित होने लग गया, तो उसके ऊपर कौन काम करेगा, कवक या बैक्टीरिया। गाय था वो खत्म हो गया, तो उसके ऊपर कौन काम करने लग जाएगा, कवक या बैक्टीरिया, उसको अपघटित करने लग जाएंगे। अब घटक का काम करते हैं, डेट्राइटस बोलते थे जिसको। तो इसी को बोला जाता है क्या, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। कितना लेवल है, केवल 2, T1 से T2। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रहेगा, डीएफसी में। किसमें ज्यादा रहेगा, डीएफसी में। तो लिख सकते हो भाई कि डीएफसी में सर्वाधिक ऊर्जा संचित रहती है। क्यों, क्योंकि रीजन क्या दे सकते हो, पोषी स्तर क्या है इसमें, कम, पोषण स्तर इसमें क्या है, कम। जितना कम पोषण स्तर उतना ही ज्यादा वो फूड चेन क्या होगा, सॉरी वो जो फूड चेन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एनर्जी वाला रहेगा। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, एक आईएमपी पॉइंट ये हो गया, क्या आगे बढ़ जाए, ठीक है। मृत कार्बनिक पदार्थ मतलब समझ गए ना, कोई भी जंतु है या पादप है मरा, उसके ऊपर कौन ग्रोथ कर लेगा, कवक या बैक्टीरिया, उसको खाने लग जाएगा। एक प्रथम पोषण स्तर, दो स्तर, दो स्तर में खत्म कहानी। उससे पहले वाला कितने स्तर में खत्म होता था, 3, उससे पहले वाला 5। क्लियर है ना, तो सबसे कम है इसमें, तो इस कारण सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में रहेगा। क्लियर है। अच्छा, एक खाद्य श्रृंखला को, एक खाद्य श्रृंखला को दूसरी खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है। दूसरी खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है, कैसे, आराम से बता सकते हो। जैसे कि केचुआ है, डेट्राइटस फूड चेन में भाग लेता है। केचुआ है, केचुआ जान डाले ना, गिंगरवा, ठीक है ना, केचुआ है, डेट्राइटस फूड चेन में भाग लेता है, अपघटित करने का काम कर रहा है। अब इस केचुआ को कौन खा सकता है, कौवा, कौवा आएगा उसको खा सकता है। अब कौवा कौन से फूड चेन का पार्ट है, याद करो, जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट है। तो देखो ये अलग फूड चेन है और ये अलग फूड चेन है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। वैसे ही सोचो, मछली है और भालू है। मछली कहाँ का फूड चेन का हिस्सा है, एक्वेटिक फूड चेन का हिस्सा है, ठीक है ना। और ये जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन का हिस्सा है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये स्थली। तो दोनों आपस में रिलेटेड हो सकते हैं कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, एक्वेटिक फूड चेन और जीएफसी, यहाँ पर डीएफसी और जीएफसी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए, तो इस तरीके से आपका कौन सा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब खाद्य श्रृंखला। बात करते हैं आप खाद्य जाल का।
किसका बात करते हैं? खाद्य जाल का। जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को हम लोग आपस में जोड़ दें, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ दे, तो वही किसका निर्माण कर देता है? आपका खाद्य जाल का। खाद्य जाल, इसको बोलते हैं फूड वेब। वो क्या था? फूड चेन था, ये फूड वेब है। जाल, जैसे मकड़ी जाल बनाता है ना, वैसे ही खाद्य पदार्थों का पोषण स्तरों का क्या बन गया? ये जाल बन गया। जैसे समझने की कोशिश करो, घास है, इस घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है, ऐसा बोले थे। फिर टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खा सकता है? बाघ खा सकता है। चलो चलो मोर लिख सकते हो, चलो बाघ ही रख देता हूं मैं, बाघ खा दिया, ऐसा समझो। क्लियर है? अब इस घास को तो हिरण भी खा सकता था क्या? ठीक है ना। और हिरण को डायरेक्ट कौन खा सकता है? बाघ खा सकता है। या इस, ध्यान से समझना, यहां पास एक जो घास है, ठीक है, इस घास को हम लोग लिख देते हैं खरगोश भी तो खा सकता था। खरगोश को कौन खा सकता था? लोमड़ी। और इसको फिर से कौन खा सकता है? बाघ। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पास और पूछी स्तर बना सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। सांप हो गया, इस सांप को कौन खा सकता है? बाज है, तो यहाँ पास ऐसे बाज की ओर भी ले जा सकते हो तुम लोग। क्लियर है कि नहीं? तो देखो लगातार ऐसा, अच्छा यहाँ तक क्लियर होते जा रहे हैं कि नहीं? तो एक दूसरे को हम लोग क्या कर सकते हैं? आपस में रिलेट कर सकते हैं। ये एक खाद्य श्रृंखला है, ये दूसरा खाद्य श्रृंखला, ये तीसरा खाद्य श्रृंखला। समस्त खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाएं, ठीक है ना, समस्त एक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जितना भी खाद्य श्रृंखला है, ये जब आपस में क्या हो जाती है? संबंधित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये किसका निर्माण करती है? खाद्य जाल का। और खाद्य श्रृंखला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? खाद्य जाल का। वास्तविक रूप में हमारे पारिस्थितिक तंत्र में क्या पाया जाता है? खाद्य जाल। किसी के पास केवल एक ऐसा कहानी नहीं ये इसी चीज को खा सकता है, उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है ना, तभी तो वो पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ज्यादा स्थायी है। मतलब खाद्य जाल पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व को शो करता है। पारिस्थितिक तंत्र के किसको शो करता है? स्थायित्व को। क्लियर है कि नहीं? किसको शो करता है? स्थायित्व को। क्लियर है? जब बहुत सारा, ठीक है ना, बहुत सारा क्या जुड़ता है? आपका खाद्य श्रृंखला, तो वही निर्माण करता है किसका? खाद्य जाल का। किसका निर्माण कर देता है? खाद्य जाल का। यहां तक क्लियर है कि नहीं? खाद्य श्रृंखला क्या हो गया? खाद्य जाल क्या हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला हो गया और खाद्य जाल, इसमें ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा था ऊर्जा प्रवाह, ऐसे गया केवल एक दिशा में, या फिर इसको देख रहा है केवल एक दिशा में गया खाद्य श्रृंखला में। लेकिन यहां पर देखो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। क्लियर है नहीं? एक सिंगल को लेकर चल रहा हूं तो वो क्या है? खाद्य श्रृंखला। और सबको शामिल कर रहे हूं क्या है? खाद्य जाल। तो इसमें देखो ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? बहुदिशीय होता है। क्या होता है? बहुदिशीय। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, ध्यान से समझना ना, स्थानांतरण पथ को, खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण पथ को, ठीक है ना। इकोसिस्टम में जो स्थानांतरण पथ रहता है, इकोसिस्टम में जो स्थानांतरण पथ रहता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। लेकिन खाद्य श्रृंखला जब उसका संपूर्ण पथ देखे, ठीक है ना, केवल स्थानांतरण हो रहा है, इसका स्थानांतरण इसके शरीर में, इसके स्थानांतरण इसमें, ठीक है ना, केवल एक को लेकर चल रहा हूं। लेकिन जब मैं संयुक्त रूप से संपूर्ण देखूं पारिस्थितिक तंत्र में, क्लियर है कि नहीं? मतलब क्या बोल रहा हूं? केवल एक चीज का स्थानांतरण हो रहा है तो उसको क्या बोल रहा हूं मैं? फूड चेन बोल रहा हूं। लेकिन जब खाद्य श्रृंखला का संपूर्ण रूप से स्थानांतरण हो, संपूर्ण रूप से स्थानांतरण हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? खाद्य जाल। क्लियर है? तीसरा, यह व्यवहारिक नहीं है। मैं अभी बताया ना, व्यवहारिक नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जो, ध्यान से समझना, ऐसा थोड़ी है कि जो हिरण है, ठीक है ना, जो हिरण है वही बस घास को खाता है, इस घास के ऊपर टिड्डे का भी अधिकार है। या ऐसा तो नहीं है कि ये जो लोमड़ी है, ये जो लोमड़ी है वो केवल और केवल हिरण को ही खाए। समझ आ रहा है ना? या केवल और केवल खरगोश को खाए, वो किसी भी जीव को खा सकते हैं ना,
उसके पास तो ऑप्शन है, यानी कि एक जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखला में भाग ले सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो इस चीज को भी लिख सकते हैं। तो ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन खाद्य जाल क्या है? व्यवहारिक है। और जो अंतर है आप लोग इसको देख लेना। क्लियर है कि नहीं? बुक से देखना, गाइड से देख लेना, कवर कर लेना। मेन अंतर याद रखना। ऊर्जा स्थानांतरण इसमें एक दिशा, इसमें बहुदिशी। ये व्यवहारिक नहीं है और ये व्यवहारिक है। पहला चीज तो ये जानना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक 2 टॉपिक है, 2 परिभाषा है, 2 परिभाषाओं को समझा देता हूं मैं। लिंडमैन का 10% नियम क्लियर है कि नहीं? ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित एक पोषी स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो जो प्राथमिक पोषी स्तर रहता है उसका केवल और केवल 10% हिस्सा अगले पोषी स्तर पर जाता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लिंडमैन का 10% का नियम। और उदाहरण दे देना, वही 20,000 किलो कैलोरी लिखना, फिर उसके ऊपर वाले कितना मिलेगा? मात्रा 2000, उसके ऊपर वाले को 200, उसके ऊपर वाले को 20। तो ऐसे करके बना लेना। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहते हैं। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, ये दोनों टॉपिक पारिस्थितिक दक्षता के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।